चलो, तो अभी तक हम लोग कितने सब्जेक्ट ख़त्म कर चुके हैं? एक। साइंस पूरा ख़त्म, एसएस पूरा ख़त्म, जो सबसे धुरंधर सब्जेक्ट थे, है ना। संस्कृत पूरा ख़त्म, और मैथ कितने चैप्टर हो गए? 10 चैप्टर हो गए, यानी कि 3 चैप्टर उसमें बचे हैं। 3 के 4? 13 ही तो हैं। हाँ, तो 10 हो गए, तो 3 ही तो बचे। हाँ, तो चलते फिरते कभी भी उनको टपका देंगे अपन, ठीक है ना। और तुम्हारा बची है क्या? हिंदी और इंग्लिश, है ना। तो एक महीने में हिंदी को लड़काते हैं, फिर अगले महीने इंग्लिश को लड़काते हैं, ठीक है। हाँ, चिंता मत करो, बड़े बड़े सब्जेक्ट तो अपने हो गए। अब तो अपनी व्याकरण रह गई है, यानी कि साहित्य रह गया है, साहित्य की दुनिया, है ना। साहित्य की दुनिया, जो भाषा की दुनिया होती है, उसको अपन साहित्य में पढ़ते हैं। जैसे हर चीज़ का इतिहास होता है, भाषा का क्या होता है? साहित्य होता है। भाषा के इतिहास को हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं, है ना। संस्कृत का साहित्य हम लोगों ने पढ़ा, है ना। संस्कृत भी एक भाषा है, उसका भी हम लोगों ने साहित्य पढ़ा। हिंदी भी एक भाषा है, तो हिंदी का हम क्या पढ़ने वाले हैं? साहित्य पढ़ने वाले हैं, ठीक है। भाषा का क्या होता है? साहित्य। ऐसे इंग्लिश लिटरेचर का भी क्या होता है ना। उसको लिटरेचर को इंग्लिश लिटरेचर, है ना, लिटरेचर बोलते हैं साहित्य को इंग्लिश में। हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, इस तरह से, ठीक है। अभी क्या पढ़ा रहे हो? तो अभी अपन हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी। हाँ, हिंदी का आविष्कार किसने किया? हिंदी का आविष्कार किसने किया? हिंदी का आविष्कार तो मैं आप लोगों को सिखा तो सारा कुछ बता दूंगा, पढ़ा दूंगा, लेकिन आपके किसी काम का है नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा हिंदी का साहित्य, मेरा यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट ही हिंदी लिटरेचर था। ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं तो एक पेपर होता है ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल सब्जेक्ट, है ना। और उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में वो आपको चुनना होता है कि आप क्या रखेंगे तैयारी करते समय। तो मैंने वो ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी रखा था, क्योंकि मैंने हिंदी से एमए किया था। तो एमए तो मैंने बाद में किया था, तैयारी मैंने पहले शुरू कर दी थी। एमए तो मेरा साथ में एमए भी चल रहा था। एमए मैंने लिया इसलिए था क्योंकि तैयारी मैंने कर ली थी और हिंदी में पढ़ ही रहा था। तो मैं सोच रहा था कि हिंदी में एमए भी कर लूँ, ताकि शायद कभी काम आए इन फ्यूचर। तो मैंने हिंदी में एमए भी कर लिया, जानकारी मिली गई वहाँ से तैयारी के दौरान हिंदी की पूरी की पूरी। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को, है ना, मेरे पास हिंदी का इतना सारा ज्ञान है, आप लोगों को बस उसमें से इतना सा देना है, ठीक है। हाँ, तो कोशिश करूँगा कि कम से कम आप लोगों के पास जाए, जो आप लोगों के सिलेबस में है उसी के हिसाब से उतना ही पहुँचे। वैसे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, समझाने से बाज तो आता नहीं हूँ, है ना। समझा तो देता ही हूँ, तो मैं इतना सारा कि बहुत ही ज़्यादा। आरटीआई एक्ट हम लोगों ने कल पढ़ा था, आधा घंटा लगा लिया था उसको पढ़ने में, जबकि 2 मिनट का टॉपिक है वो। तो चलो अपन कर लेते हैं हिंदी की। अपन शुरू करेंगे कहाँ से? ग्रामर से, है ना। ठीक है, तो क्या लगता है हिंदी भाषा है? नो सर, लैंग्वेज है ना। केवल और केवल लैंग्वेज नहीं है, हम जो भी अभिव्यक्ति करते हैं, अभिव्यक्ति का माध्यम यानी कि हमारे एक्सप्रेशंस का माध्यम क्या है? हिंदी है। हम सब लोग किस में बात करते हैं? हिंदी में बात करते हैं, है ना। तो ये केवल और केवल भाषा नहीं है, हमारी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। यानी कि एक्सप्रेशन, हम अपने आप को खुद को एक्सप्रेस करते हैं किसी के सामने, तो हिंदी से ही शुरुआत हम क्या करते हैं? क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं। नॉर्थ इंडिया में क्या बोली जाती है? हिंदी, है ना। साउथ इंडिया में अदर लैंग्वेज चलती हैं। और ग्रामर क्या है? ग्रामर यानी कि व्याकरण। व्याकरण वो है जो किसी भी भाषा को, है ना, क्या करता है? सुंदर बनाने में मदद करता है ना। कोई भाषा जो है वो व्याकरण के नियमों पर ही क्या होती है? चलती है। अगर व्याकरण के नियम भाषा में नहीं चलेंगे तो भाषा ही क्या हो जाएगी? बिगड़ जाएगी। तो सबसे पहले हमें किसको समझना है? व्याकरण को पढ़ना है, ठीक है। जब अपन व्याकरण पढ़ेंगे तो व्याकरण के साथ में, व्याकरण पढ़ने के बाद फिर तुम चैप्टरों को पढ़ोगे, तो चैप्टरों में बीच बीच में रस आएंगे, छंद आएंगे, अलंकार आएंगे, है ना। और जब तुम वो करोगे, क्या नाम है, व्याख्याएं पढ़ोगे चैप्टरों की, जैसे हम लोगों ने कोई टॉपिक पढ़ा उसकी व्याख्या पूछी जाती है ना। तो उसमें विशेष
कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं संदर्भ के। इस आपने जो पढ़ा इसमें बताओ विशेष बातें क्या हैं, है ना। तो आप अगर ग्रामर पढ़ के जाओगे तो आप उन विशेष बातों को उसमें से निकाल पाओगे कि अच्छा इसमें ये वाला छंद दिखाई दे रहा है मेरे को, अच्छा इसमें हमें ये वाला रस दिखाई दे रहा है ना, अच्छा इसमें इन चीज़ों के बारे में बात हो रही है। आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से क्या होंगी, समझ में आएंगी, है ना। ये होता है सही तरीका पढ़ने का। नहीं तो अगर अपन लोग वो चैप्टर पहले पढ़ लेंगे तो वहाँ पर हमें ग्रामर की जो भी चीज़ें आएंगी वो हमें समझ में बिल्कुल नहीं आएंगी। अगर सोचो ट्रैफिक नियम ना हो तो सड़क पर चलना बहुत आसान हो जाएगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, है ना। लाल बत्ती जल रही है और लोग वहाँ हुर्र करके निकल रहे हैं, है ना। और चलना इस साइड है, लोग वहाँ कहाँ चल रहे हैं, बीच में चल रहे हैं ऐसे। सोचो यानी कि क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अगर ट्रैफिक नियम ना हो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा सड़क पर चलना। इसी तरह से अगर ग्रामर के नियम ना हो, है ना, बिना ग्रामर के बिना व्याकरण के हमारी भाषा भी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाएगी, है ना। इसीलिए हमें किसको समझना है, पहले ग्रामर को समझना है। यानी कि बिना ग्रामर के हमारी भाषा में बहुत सारी गलतियां होने की संभावनाएं रहेंगी। सबसे पहले इसमें जो तुम्हारी व्याकरण की शुरुआत करी गई है वो करी गई है काव्य की परिभाषा एवं भेद। कहाँ से करी गई है? पहला टॉपिक है तुम्हारा काव्य की परिभाषा एवं भेद, ठीक है। काव्य की परिभाषा सुनाओ क्या है? रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त काव्य ही वाक्य है। रस क्या होता है? अरे वाह यार, तुम लोगों ने बढ़िया रट्टा लगा के रखा है एकदम, है। कैसे आनंद कैसे प्राप्त होगा? मुझे आनंद दिला के बताओ जरा थोड़ा सा। मैं भी हाँ देख रहे हैं, हाँ ये आनंद प्राप्त हो रहा है ना। सही बात है, एकदम सही बात है ना। इसको कौन सा काव्य कहेंगे? दृश्य काव्य कहेंगे ना, है ना। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा बोल दूँ, गा के सुना दूँ, उससे आपको जो रस प्राप्त होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं? श्रव्य काव्य बोल देते हैं। सुन करके जो रस प्राप्त हो रहा है श्रव्य काव्य, देख करके जो रस प्राप्त हो रहा है दृश्य काव्य, है ना। अरे वाह, तुम लोगों को तो आता है सब कुछ, है। तो काव्य की परिभाषा आप लोगों को आचार्य विश्वनाथ के अनुसार पूछी जाएगी, है ना। आचार्य विश्वनाथ ने जो काव्य की परिभाषा दी थी वो यही थी, रसात्मक वाक्यम काव्यम, ठीक है। और भी लोगों ने परिभाषाएं दी थी लेकिन इनकी परिभाषा ज़्यादा मान्य थी। तो रसयुक्त वाक्य ही क्या होता है? काव्य होता है। रस क्या होता है अपन आगे पढ़ेंगे इसी टॉपिक के बाद। पहले अपन काव्य पढ़ लेते हैं और काव्यों के भेद पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो काव्य के भेद होते हैं, परिभाषा तो आप लोग कर ही लेंगे, है ना, क्यूबी में लिखी हुई है काव्य के भेद। मैं बस शॉर्ट में समझाऊंगा, याद आप लोगों को क्यूबी से ही कर लेना है, ठीक है। एक होता है तुम्हारा कौन सा? श्रव्य काव्य। एक होता है तुम्हारा कौन सा? दृश्य काव्य, है ना। काव्य का मतलब है बस पढ़ के, सुन के, देख करके आनंद आना चाहिए, उसको अपन क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं, ठीक है। तो श्रव्य काव्य में क्या होगा? सुन करके आनंद आएगा, है ना। दृश्य काव्य में क्या होगा? देख करके आनंद आएगा। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को कोई चीज़ें सुना रहा हूँ उससे आपको आनंद आ रहा है ना, इसका मतलब वो श्रव्य काव्य हुआ। और मैंने यहाँ पर उसी चीज़ को सुनाने के बजाय, है ना, अभिनय करके दिखा दिया। अभिनय यानी कि मैंने उसकी एक्टिंग करके दिखा दी, उसकी वजह से अगर आपको कोई आनंद आया तो अपन उसको क्या कहेंगे? दृश्य काव्य कहेंगे, ठीक है। तो श्रव्य काव्य भी तुम्हारा दो तरह का होता है ना। एक होता है तुम्हारा कौन सा? प्रबंध काव्य, और एक होता है तुम्हारा मुक्तक काव्य। कौन सा? प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, है ना। और दृश्य काव्य भी तुम्हारा दो तरह का होता है ना, नाटक और एकांकी। नाटक और एकांकी, ठीक है। फिर प्रबंध काव्य भी तुम्हारा दो तरह का होता है। एक होता है तुम्हारा महाकाव्य
और एक होता है तुम्हारा कौन सा, खंड काव्य, ठीक है। और मुक्तक काव्य भी तुम्हारा दो तरह का होता है, कौन सा, एक पाठ्य मुक्तक और एक गेय मुक्तक, ठीक है। और नाटक कहानी यही होते हैं, ठीक है। तो प्रबंध काव्य क्या होता है, दृश्य और श्रव्य हम लोगों ने समझ लिया है ना। प्रबंध काव्य की देखो इसमें देखते हैं पहले क्यूबी में कैसी डेफिनेशन लिखी है इसकी। जिस काव्य को नहीं प्रबंध काव्य उस काव्य रचना को कहते हैं जिसकी कथा श्रृंखलाबद्ध होती है, इसके छंदों का संबंध पूर्वापर होता है, इसमें घटना क्रिया आदि का वर्णन होता है। प्रबंध काव्य के दो प्रकार माने गए हैं, महाकाव्य और खंड काव्य, ठीक है। कुछ समझ में आया? देखो मैं बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ मैं दोबारा से, मेरे को बताना आप लोगों को क्या समझ में आया। प्रबंध काव्य उस काव्य रचना को कहते हैं जिसकी कथा श्रृंखलाबद्ध होती है। क्या समझ में आया? श्रृंखलाबद्ध होती है मतलब और सुनो आगे, फिर मैं समझाता हूँ। इसके छंदों का संबंध पूर्वापर होता है। कुछ समझ में आया? इसमें घटना क्रिया आदि का वर्णन होता है। ये लाइन तो समझ में आ रही होगी, घटना क्रिया आदि का वर्णन होता है। प्रबंध काव्य के दो प्रकार माने गए हैं, महाकाव्य और खंड काव्य, ना। तो देखो मैं समझाता हूँ। जिसकी कथा श्रृंखलाबद्ध होती है, श्रृंखलाबद्ध का मतलब ऐसा नहीं जैसे वो चलती है तुम्हारी, हम लोगों ने रामायण देखी है, महाभारत देखी है ना। रामायण में हम देखेंगे तो शुरू से लेकर के जन्म से लेकर के उनका जब जन्म होता है ना, किसका, राम लक्ष्मण का, शायद तभी से बताते होंगे उसमें, है ना। उनकी पूरी की पूरी स्टोरी बताते हैं, कैसे उनका बचपन बीता, कैसे वो बड़े हुए, कैसे वो राजा बने, कैसे उनको वनवास हुआ, और कैसे कैसे वो पूरी की पूरी कहानी मतलब चलती है। तो पूरी की पूरी इस तरह से श्रृंखलाबद्ध चल रही है, बीच बीच में कोई नहीं आ जा रहा उसमें, है ना, कि पहले छोटे थे फिर बड़े हो गए फिर छोटे हो गए, या उसमें रामायण में कोई और घुस गया आकर के, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो पूरी की पूरी कहानी कैसे चलती है, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से चलती है ना। सारी की सारी कथाएं उसमें एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, है ना। यानी कि इसमें एक वर्ड आया था, छंदों का संबंध पूर्वापर होता है। यानी कि प्रबंध काव्य में जो छंद होते हैं, छंदों का संबंध कैसा होता है, पूर्वापर होता है। पूर्वापर का मतलब आगे जो भी छंद आने वाला है उसका संबंध पिछले छंद से ही होगा, है ना। इसको अपन बोलते हैं पूर्वापर संबंध, ठीक है। तो छंदों का आपस में क्या होता है, संबंध होता है। आगे जो छंद आने वाला है उसका संबंध पिछले छंद से होगा, ठीक है। कोई लिंक नहीं टूटेगा, कहने का मतलब यह है। तो यह एक बड़े आकार का एक काव्य होता है जो बहुत सारे अध्यायों में क्या होता है, बटा हुआ होता है। आप रामायण पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे अध्याय होते हैं, है ना। बाल कांड, लंका कांड और पता नहीं कौन कौन से कांड उसमें अपन पढ़ते हैं ना। सुंदर कांड, अयोध्या कांड, है ना, और किष्किंधा कांड, है ना। हाँ, तो बहुत सारे कांड होते हैं उसमें, वो अध्याय होते हैं। क्या होते हैं, अध्याय। तो एक बड़ा सा काव्य होता है जो अध्यायों में क्या होता है, बटा हुआ होता है ना। और ये काव्य पूरा का पूरा कथानक आधारित होता है, यानी कि इसमें पूरी की पूरी एक कथा क्या हो रही होती है, चल रही होती है ना। तो ये होता है तुम्हारा क्या, प्रबंध काव्य, ठीक है। प्रबंध काव्य तुम्हारा दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, महाकाव्य और खंड काव्य, ठीक है। तो खंड काव्य की इसकी इसी से डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन महाकाव्य की। इस काव्य के अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष की समस्त जिंदगी की कथा होती है। घटना चक्र में विभिन्न परिस्थितियों का भी उल्लेख होता है। जीवन के अनेक रूपों की झांकी प्रस्तुत की जाती है। नायक के जीवन का संपूर्ण विवरण इसमें होता है। महाकाव्य अनेक सर्गों वाला होता है। प्रमुख कथा के साथ साथ प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी होती हैं, ठीक है। मतलब महाकाव्य एक ऐसा काव्य होता है जिसमें किसी व्यक्ति के जब से उसका जन्म हुआ है तब से लेकर के मरण तक उसके साथ जो भी घटनाएं घटित हुई, सारी घटनाओं का किया जाता है, वर्णन किया जाता है। और इसमें अनेक सारे सर्ग होते हैं। सर्ग का मतलब है
अध्याय होते हैं। क्या होते हैं? अध्याय। जैसे रामचरित उसको ले लो तुम, रामचरितमानस को, उसमें किसके बारे में वर्णन है? राम के बारे में वर्णन है। तो राम के क्या उसमें किसी एक घटना का वर्णन है? नहीं, इसमें बहुत सारी घटनाओं का वर्णन होता है और बहुत सारे अध्यायों में वर्णन किया जाता है। इसमें बहुत सारे सर्ग होते हैं, यानी कि चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। और बीच बीच में इसमें कोई और भी कथाएं, प्रासंगिक कथाएं आती रहती हैं, ठीक है। जैसे आप लोग रामचरितमानस पढ़ोगे तो उसमें कभी तुम्हारा सीताहरण हो गया, है ना, तो अब क्या ये राम की कथा चल रही है? नहीं, अब ये दूसरी कथा दूसरी तरफ मुड़ गई, है ना। कभी वो क्या नाम है जो शंभुक वध का आ जाता है, वो उसका वध हो गया, उस तरफ मुड़ गई। कभी हनुमान जी के बारे में आ जाता है, कभी वो क्या नाम है जो बानर थे, वो क्या नाम था, सुग्रीव बाली, उनकी कथा आ जाती है ना। तो ये बीच बीच में क्या होती हैं? प्रासंगिक कथाएं आ जाती हैं, ठीक है। प्रासंगिक कथाएं भी इसी बड़ी कथा का क्या होती है? हिस्सा होती हैं, ठीक है। तो ऐसे काव्य को हम क्या कहते हैं? महाकाव्य कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रामचरितमानस हमारा क्या है? एक महाकाव्य। किसने लिखा है? तुलसीदास ने। किसने? तुलसीदास ने। तुलसीदास ने लिखा है। महाभारत महाकाव्य है, किसने लिखा है? वेद व्यास, है ना। कुमार संभवम, है ना, ये भी एक महाकाव्य है, किसने लिखा है? कुमार संभवम। रावण महाभारत। कालिदास, किसने लिखा है? कालिदास ने, है ना। महाकाव्य क्या है? कुल मिलाकर के एक ऐसी पिक्चर, एक ऐसी फिल्म जिसमें हीरो के जन्म से लेकर के सारी की सारी घटनाओं का उसमें क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है कि हीरो का जन्म कैसे हुआ, उसने फिल्म में कैसे संघर्ष किया, कब उसने पिटाई खाई और कब उसने गुंडों की पिटाई करी, है ना। और युद्ध कैसे कैसे उस फिल्म में हुए, उसने विजय कैसे प्राप्त करी और अंत में फाइनल उसने शादी कैसे करी, है ना। और खंडकाव्य क्या है? खंडकाव्य क्या है? महाकाव्य की तुलना में ये छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। उसको अपन क्या कहते हैं? खंडकाव्य कहते हैं। इसमें किसी व्यक्ति के जो संपूर्ण जीवन है, उस संपूर्ण जीवन की घटनाओं का वर्णन नहीं किया जाता है, व्यक्ति की किसी एक घटना का क्या कर देते हैं? वर्णन कर देते हैं, है ना। तो उसको अपन क्या कह देते हैं? खंडकाव्य। यानी कि जो फिल्म चल रही है, फिल्म बनाई गई है, उस फिल्म को पूरा ना दिखा करके उसका ट्रेलर, एक क्लिप दिखा देना, क्या है? खंडकाव्य है ना। मैथिली शरण गुप्त का पंचवटी और दिनकर का रश्मिरथी। रश्मिरथी, है ना। और महाकाव्य का एग्जाम्पल रामचरित मानस, है ना। तुलसीदास ने लिखा। और क्या बताया था मैंने महाकाव्य का एग्जाम्पल? कालिदास का मेघदूतम। मेघदूतम, है ना। ये तुम्हारे क्या है? खंड काव्य, वो महाकाव्य के एग्जाम्पल्स हैं। कौन से? अब आते हैं अपन मुक्तक काव्य पर, ठीक है। मुक्तक काव्य क्या होते हैं? पहले अपन इससे डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी, मुक्तक काव्य की, ठीक है। समझ आ जाएगा। इसमें प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है। मुक्तक में कथा सूत्र का बंधन नहीं होता है, यह पूर्वापर के बंधन से मुक्त होता है। अभिनव गुप्त के शब्दों में मुक्ता मन्यते नालंकित तस्य संज्ञाया कना। भाई मेरे को समझ नहीं आ रही है डेफिनेशन, आप कैसे याद करोगे इसको? हैं? सारी चीज़ों से मुक्त हो, वो ऐसी रचना, है ना, जो व्याकरण के नियमों से कैसी हो? मुक्त हो, उसको अपन क्या कहते हैं? मुक्तक काव्य कहते हैं, है ना। ये स्वतंत्र छोटी छोटी सी कविताएं होती हैं। क्या होती हैं? स्वतंत्र छोटी छोटी कविताएं होती हैं जिनका किसी बड़े ग्रंथ से कोई संबंध नहीं होता है ना। मुक्तक काव्य क्या होता है? ये भी तुम्हारी कविताएं ही हैं सब, है ना। काव्य खंड में अपन क्या पढ़ेंगे? सारी की सारी कविताएं ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुक्तक कविताएं ऐसी कविताएं होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं, जिनका संबंध किसी बड़े ग्रंथ से नहीं होता है, ठीक है। ये एक ही विचार या भाव पर क्या होती हैं? आधारित होती हैं, ठीक है। ये मुक्तक तुम्हारा दो प्रकार का होता है, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। जो पढ़ने में बहुत सुंदर लगे उसको अपन क्या कहेंगे?
पाठ्य मुक्तक कहेंगे, है ना। किताबों में मिलने वाली जो छोटी छोटी सी कविताएं आती हैं तुम्हारी, हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा, ये क्या है, मुक्तक काव्य है, छोटी छोटी सी कविताएं, है ना। चौथी 5वीं क्लास की किताबों में आप लोग देखना, 5वीं 6वीं क्लास की 4-4 लाइन की क्या होंगी, कविताएं होंगी, 5-5 लाइन की, 8-8 लाइन की मुश्किल से, है ना। और कविता क्या हो जाएंगी, तुरंत जल्दी खत्म हो जाएंगी। तो ऐसी कविताओं को अपन बोलते हैं क्या, पाठ्य मुक्तक, है ना, छोटी छोटी कविताओं को। जैसे आप लोग देखेंगे कबीर के दोहे, कबीर के दोहे इसके अच्छे एग्जाम्पल है ना पाठ्य मुक्तक के। रस खान के दोहे, रस खान भी एक कवि थे, तो इनके छोटे छोटे से दोहे 2-2 लाइन के, ये क्या है तुम्हारे पाठ्य मुक्तक के एग्जाम्पल है, छोटी छोटी सी क्या है, कविताएं हैं, ठीक है। और एक होता तुम्हारा गेय मुक्तक, इसको पढ़ने से आनंद प्राप्त होगा। तो गेय, गेय का मतलब क्या होता है, गेय, गेय मतलब जिसको अपन गा सकें, गा करके, है ना। तो ऐसी कविताएं जिनको गाया जा सकता हो, है ना, उनको अपन क्या कहते हैं, गेय मुक्तक कहते हैं। भजन गीत, चौपाइयाँ, लोकगीत, ये सब किसके एग्जाम्पल है, गेय मुक्तक के एग्जाम्पल है ना। गीतों को गाती हैं कि नहीं गाती महिलाएं, भजन गाती हैं कि नहीं गाती महिलाएं, है ना। तो भजन गीत, लोकोक्ति, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये किसका एग्जाम्पल है, गेय मुक्तक का एग्जाम्पल है ना। क्योंकि कविताएं छोटी छोटी होनी चाहिए, बड़ी बड़ी कविता नहीं, छोटी छोटी कविताएं, है ना, जिनको गाना नहीं है, भजन है ना। मीराबाई का छोटी छोटी गैया और बड़े बड़े ग्वाल, ऐसा करके चलता था, क्या चलता था, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, और आगे नन्ना सा मेरो मदन गोपाल, हाँ ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी क्या, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक, ठीक है। अगला है तुम्हारा दृश्य काव्य। सोचो ये जो हम लोगों ने इतना पढ़ लिया ना, इसको पढ़ने में हमें कम से कम 12-14 घंटा लगते हैं हम लोगों ने पूरा का पूरा निपटा दिया 5-10 मिनट में ही, क्योंकि हम लोगों ने इनका इतिहास पढ़ा ही नहीं। नाटक आया कहाँ से, कैसे आया, क्या होता है नाटक, कहाँ से शुरुआत हुई, ये सब हम पढ़ते हैं यूपीएससी में, है ना। तो हम लोग इनका इतिहास पढ़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। इनके कवियों के बारे में पढ़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, कि कहाँ से कैसे शुरुआत हुई है। अपने काम का भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें पूछेगा भी नहीं वो, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस पूछेगा, और आप लोग जब एमए वगैरह करोगे हिंदी में, तब आप लोग इनका पूरा का पूरा क्या पढ़ोगे, इतिहास पढ़ोगे, ठीक है। तो देखो नाटक की डेफिनेशन पहले अपन इससे देखते हैं कि इसमें क्या है। नाटक क्या है, नाटक एकांकी में अंतर, इसकी कथा वस्तु लंबी होती है, इसमें आधिकारिक और प्रासंगिक कथा वस्तु साथ साथ चलती हैं। एकांकी में एक ही कथा वस्तु होती है। अरे ले यार, इसमें क्या लिखा है, रट्टा तोता। तो हम कोई भी चीज़ गा रहे हैं, कोई भी चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जो गाने वाली चीज़ें हैं, संवाद हो गया, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत अगर हम मंच पर जा कर के करें और उसको लोग बाग देखें, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, नाटक कह देते हैं, है ना। नाटक मंच पर खेला जाता है, कहाँ पर, मंच पर, है ना। कोई कविता गा कर के कोई एक्टिंग कर रहा है मंच पर गाने की, है ना, तो वो क्या है, नाटक है, ठीक है। और ये कैसी विधा है, दृश्य, है ना। इसको क्या किया जाता है, देखा जाता है, देख करके आनंद प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं क्या, नाटक, है ना। संवाद, अभिनय, हाव भाव, संगीत और दृश्य प्रस्तुति के माध्यम से किसी कथा को मंच पर प्रस्तुत करना, है ना, उसी को अपन क्या कहते हैं, नाटक कहते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के जो साहित्य देखा जाए और सुना जाए, उसको अपन क्या कहते हैं, नाटक, ठीक है। वो अलग नाटक होता है जो आप लोग घर में करते हो, है ना, पढ़ने का, है ना, मोबाइल लेके बैठे, वो भी क्या है, एक तरह का नाटक ही, अभिनय तो किया जा रहा है, और घर वाले देख रहे हैं तो आनंद ले रहे हैं, देखो बच्चा कैसे पढ़ रहा है ना हमारा। लेकिन पता नहीं है कि बच्चा बस जैसे उसने आवाज़ सुनी है पैरों की कि कोई आ रहा है, तो तुरंत ही क्या हो गया, किताब खुल गई एकदम से बड़बड़ा के और बैठ गया ऐसे करते हैं ना तुम, हैं। हमारे दिन तो गए, है ना, हमारे दिन तो गए, अब तो तुम्हारे दिन है ऐसे, है ना।
जमाने का माध्यम। अब तुम लोग ऐसा ज़रूर करते होंगे, क्योंकि तुम लोगों से काम की कहते होंगे घर वाले, है ना। और फिर उधर तुम कहते होंगे कि पढ़ रहे हैं, और फिर घर पे अंदर कमरे में जा कर के पढ़ाई लिखाई बंद, मोबाइल उठा के और बढ़िया लगे रील्स स्क्रॉल करने में। और फिर जैसे ही घर वाले आएंगे फिर घर वालों की आवाज़ सुनेंगे पैरों की कि कोई आया, गेट खटखट आया, फिर बस एकदम से मोबाइल साइडों में पड़ा है बंद, इस फ्लाइट मोड पर डाल देंगे उसको एकदम, और एकदम साइलेंट होकर के ऐसे पढ़ेंगे ध्यान से। ये भी क्या है, एक नाटक है, ठीक है। तो समझ में आ गया, अभिनय, संवाद और मंचन वाला काव्य ही नाटक है। अभिनय जिसमें एक्टिंग हो, बातचीत हो, है ना, संवाद हो, और मंचन का मतलब मंच पर उसको खेला जाए, उसी को अपन क्या कहते हैं, नाटक कहते हैं, ठीक है। इसमें जो भी पात्र होते हैं, पात्र का मतलब जो मंच पर हैं वो सब क्या है, पात्र हैं, ठीक है। तो देखने वाले, हाँ, देखने वाले नहीं, तो जो करने वाले हैं, खेलने वाले हैं ना। दृश्य, मंच, सज्जा, भाव सब मिलकर काव्य बन जाते हैं। आप लोग देखेंगे जो रासलीला होती है वो क्या है, नाटक है। क्या है, नाटक है ना। उसमें जो लोग ये काम कर रहे होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, पात्र कहते हैं, ठीक है। अंधेर नगरी एक नाटक है, बढ़िया नाटक है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका सिर बाजी, टका सिर खाजा, है ना। अंग्रेजों के ऊपर लिखा गया नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, बहुत ही शानदार नाटक है ना। भारत दुर्दशा एक नाटक है, बहुत ही शानदार नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाटक के मामले में उनके जैसा आज तक कोई लेखक नहीं हुआ है। सबसे शानदार नाटक उन्होंने ही लिखे हैं, है ना। आप लोगों ने स्कूलों में जो फंक्शन होते हैं उसमें किसी ने सीता की एक्टिंग करी, किसी ने राम की एक्टिंग करी, सीता हरण का अगर कोई चल रहा है ना वो, हाँ, तो ये सब क्या है, नाटक है। और तुम उसको क्या कर रहे हो, देख रहे हो, क्या कर रहे हो, देख करके तुम बढ़िया आनंद ले रहे हो, है ना। तो नाटक में क्या होते हैं, बहुत सारे अंक होते हैं। क्या होते हैं, अंक का मतलब आप लोगों ने देखा होगा नाटकों में, टीवी में देखा होगा, पर्दा गिरता है फिर पर्दा उठता है, फिर पर्दा गिरेगा फिर पर्दा उठेगा, ऐसा कई बार होता है। तो ये नाटक है। लेकिन एकांकी क्या है, एकांकी भी नाटक का ही छोटा रूप है। इसमें पर्दा बहुत ज़्यादा नहीं गिरता है, इसमें एक ही अंक होता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, एकांकी ही बोला जाता है। यानी एक ही बार में ख़त्म, पर्दे अर्दे गिरने का कोई, है ना, वो नहीं है, सिस्टम नहीं है। लेकिन नाटक में क्या होते हैं, नाटक लंबा चलता है, उसकी कथावस्तु लंबी होती है। नाटक में पात्रों की संख्या ज़्यादा होती है, जब लंबी होती है उसकी कथावस्तु तो उसमें पात्र भी ज़्यादा होंगे। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होगी, है ना। नाटक में अंक अधिक होंगे, एकांकी में एक ही अंक होगा, ठीक है। और दोनों ही कैसे काव्य हैं, दृश्य काव्य हैं, ठीक है। आप लोग इनको पूरे को समराइज करते हैं, ठीक है। एक गांव में दो कवि थे, एक कान्हा और एक दर्पण, ठीक है। कान्हा और एक दर्पण, है ना। कान्हा कविता गाकर सुनाता था तो लोगों को मज़ा आता था, वाह क्या कविता है। ये कौन सा काव्य है, दृश्य काव्य, कौन सा काव्य है? तो सुनकर ही तो सुनाई तो रहा है, हाँ तो ये वाला काव्य है, ये होगा ना, ये है ना, वो ऊपर वाला श्रव्य काव्य। काव्य काव्य। क्या कर रहा है वो, कविता सुना रहा है, लोग कह रहे हैं वाह क्या बात है, आनंद आया उनको, है ना, यानी कि श्रव्य काव्य है। एक और मैंने नाम किसका बताया, दर्पण का। दर्पण क्या करता है, दर्पण कविता को उसी को बढ़िया एक्टिंग करके क्या करता है, दिखाता है। लोग कहते हैं वाह क्या बात है, और मज़ेदार कर दिया इसने। तो ये कौन सा काव्य हुआ, दृश्य काव्य। उसने क्या कर दिया, दिखा दिया उसको, है ना। कभी ये कान्हा जो है लंबी कविता सुनाता है, कौन सा काव्य होगा। और कभी एकदम शॉर्ट कविता सुनाता है, छोटी कविता सुनाता है। लंबी कहानी बताता है तो महाकाव्य, छोटी कहानी बताता है तो छोटा काव्य, खंड काव्य। छोटी छोटी कविता सुना देता है तो छोटी छोटी कविता सुना दी, मुक्तक काव्य। और कभी उन छोटी कविताओं को मतलब कभी वो पढ़ के सुना देता है तो पाठ्य काव्य, है ना। कभी गा करके सुना देता है, कौन सा काव्य, गाते काव्य, गेय मुक्तक काव्य, ठीक है। और क्या बचा है इसमें,
नाटक और एकांकी, है ना। दर्पण जो है, एक और था ना इसमें दर्पण। दर्पण जो है कभी कभी पूरी की पूरी पिक्चर लगा के दिखा देता है ना, यानी कि पिक्चर पूरा का पूरी दिखा देता है। क्या हुआ है, नाटक। और कभी कभी पिक्चर का केवल और केवल एक क्लिप दिखा देता है। क्या हुआ, एकांकी, है ना। दृश्य काव्य है, ठीक है। तो बहुत लंबा चल रहा है, नाटक है। और लंबे समय तक दिखाया जा रहा है, नाटक है। कम समय के लिए दिखाया जा रहा है, एकांकी है, ठीक है। तो ये हमारा जो काव्य वाला जो पोर्शन था वो खत्म हो गया, है ना। आप लोगों को इसमें क्या करना है, आप लोगों को इसमें ये क्वेश्चन याद करने हैं कि काव्य की परिभाषा लिखिए, है ना। काव्य किसे कहते हैं, इन सब के क्वेश्चन इसमें आप लोगों को क्यों मिल जाएंगे। आप लोगों को कल ये ख़त्म करना है, काव्य की परिभाषा एवं भेद। एक टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। हम कल बहुत मज़ेदार चीज़ पढ़ेंगे, और वो मज़ेदार चीज़ कल नहीं, कल टेस्ट लेकर के परसों रस पढ़ेंगे और रस निकालेंगे यहाँ पे क्लास में, ठीक है। तो कर लोगे। कौन कौन से क्वेश्चन हो गए, श्रव्य काव्य किसे कहते हैं, दृश्य काव्य किसे कहते हैं, ठीक है। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य किसे कहते हैं, खंड काव्य किसे कहते हैं, या इनमें अंतर, पाठ्य मुक्तक किसे कहते हैं, गेय मुक्तक किसे कहते हैं, या इनमें अंतर, और दृश्य काव्य किसे कहते हैं। और दृश्य काव्य में नाटक और एकांकी आते हैं और इनमें अंतर आता है, ठीक है। और इनके सबके एग्जाम्पल और जो भी जिन्होंने भी इनको लिखा है उनके कवियों के नाम वगैरह, ठीक है। सब अच्छे से याद करेंगे ताकि ओटी वगैरह में आप लोग कहीं ना फंसो, है ना। चलो फिर अपन एक चैप्टर करते हैं। हमारा चैप्टर कितने हो गए थे, 4 चैप्टर हो गए थे हिंदी के, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। चलो 5वां चैप्टर, ठीक है। नाम क्या है देख लो एक बार, कंफर्म कर लो। चलो देखो, तो ये है आपके नागार्जुन। अपन चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हैं, 5वां। लेकिन चैप्टर को कल शुरू करेंगे, पहले जिस लेखक ने उसको लिखा है उसका कवि परिचय पढ़ लेते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या था, यह दंतुरित मुस्कान। किसने लिखा है, नागार्जुन ने, ठीक है। तो पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं, नागार्जुन के बारे में। इनका जो वास्तविक नाम है वो है वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। जन्म इनका 1911 में होता है, बिहार में होता है, बिहार के दरभंगा जिले में होता है। दरभंगा जिले के कौन से गांव में होता है, सतलखा गांव में होता है। अन्य नाम इनके जन कवि हैं, बाबा नागार्जुन है। ये बच्चों को बड़े प्रिय थे, है ना। नागार्जुन बच्चों को कविताएं सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे। बच्चों ने इनका नाम रख दिया क्या, बाबा। तो ये बन गए क्या, बाबा नागार्जुन, है ना। और ये विद्रोही कवि थे, क्योंकि इन्होंने विद्रोही कवि के नाम से इनको जाना जाता है। कई बार ये जेल गए हैं, कई बार, है ना। और जेल क्यों गए हैं, जेल क्यों गए हैं, क्योंकि इन्होंने सरकार के खिलाफ, उस समय अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लिखना बंद नहीं किया था, है ना। और अंग्रेजों के खिलाफ खूब लिखते थे, सरकार के खिलाफ खूब लिखते थे विरोध में। इसलिए इनको क्या भेज दिया जाता था, जेल में भेज दिया जाता था। लेकिन ये इतने मतलब वो थे कि जेल में भी इनकी कलम नहीं रुकती थी, जेल में भी इन्होंने लिखना नहीं छोड़ा था। जेल में भी इन्होंने कई सारी कविताएं क्या की हैं, लिखी हैं। जब ये जेल में थे तब कहते थे, बोलते थे, कवि की कलम जेल की दीवारों से नहीं डरती, कलम तो चलेगी और यहाँ भी चलेगी। इनकी मृत्यु 1998 में लिख लो, है ना, मृत्यु। देखो इनकी ये रचनाएं कुछ, युग धारा, सतरंगे और पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, और खून और शोले, पुरानी जूतियाँ का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, है ना। और मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक। एक रचना संग्रह है इनका, एक रचना संग्रह, शायद ओटी वगैरह में कहीं मिल जाए, यामा नाम से लिख लो इसको, है ना, यामा। गाड़ी नहीं है, यामा करके इनका एक रचना संग्रह है, जिसमें इनकी सारी का रचनाओं को क्या कर लिया, मतलब कुछ रचनाओं को इसमें इकट्ठा कर लिया गया है। उसका नाम रख दिया है क्या, यामा, ठीक है। भावपक्ष देख लेते हैं। नागार्जुन हिंदी और मैथिली के प्रसिद्ध जनकवि तथा विद्रोही कवि थे। विद्रोही कवि क्यों थे, मैंने आप लोगों को बता दिया। उनकी कविताओं में किसान मजदूर का जीवन, सामाजिक अन्याय, करुणा और तीखा व्यंग प्रमुख रूप से मिलता था। कोई ऐसी टर्म्स जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रही हो इसमें,
मजदूरों के, किसानों के बारे में लिखते थे, उनका पक्ष लेते थे, है ना। उनकी जो भी समस्याएं होती थी उन समस्याओं को वो अपनी कविताओं में लिख लिख करके लोगों तक पहुंचाते थे। समाज में होने वाले अन्याय को वो क्या करते थे, खुल के बोलते थे। जैसे क्या होता है, जो भी अन्याय हो रहा है समाज में, लोगों की बोलने की हिम्मत नहीं होती, है ना, सरकार के खिलाफ, लेकिन इन्होंने सरकार के खिलाफ सामाजिक अन्यायों को लेकर के खूब बोला। उन्होंने जो बुरा किया उसके बारे में बोला, है ना, लोगों की समस्याओं को उठाया और तीखा व्यंग किया उन पर, अंग्रेजों पर, है ना। अरे क्यों बात कर रहे हो, व्यंग का मतलब क्या, एक तरह का मजाक, क्या मजाक उड़ाया, है ना, उन लोगों का जो ऐसा कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, ठीक है। कला पक्ष में, कला पक्ष की दृष्टि से देखें तो उनकी भाषा एकदम कैसी है, सरल है। सरल का मतलब समझते हैं, ऐसी भाषा जो आसानी से समझ में आती हो, है ना, बोलचाल की भाषा है। कह रे कहाँ जा रहा है, आज तो यहीं पढ़ेंगे, है ना, एक काम करते हैं, आज तो वहाँ चलते हैं, जहाँ करते हैं वो करते हैं। मतलब इनकी भाषा ऐसी भाषा नहीं है जो एकदम संस्कृत निष्ठ हो, कि पांडित्य वाली भाषा हो, कि पंडित बन के लिख रहे हैं, है ना, संस्कृत में लिख रहे हैं, बहुत खतरनाक खतरनाक वर्ड से लिख रहे हैं, ऐसी कोई भाषा इनकी नहीं थी। आम बोलचाल की भाषा थी, जिस भाषा को लोग वहाँ बोलते थे उसी भाषा में ये क्या करते थे, लिखते थे। मजदूरों की भाषा थी, किसानों की भाषा थी, उसी भाषा में ये क्या करते थे, लिखते थे, ठीक है। भाषा में लयात्मकता थी। लय का मतलब, कोई गीत गा के सुनाओ मेरे को जिसमें लय हो। हाँ, जैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना, और तो इसमें क्या है, एक लय है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ऐसी लय होती थी, यथार्थवादी भाषा होती थी इनकी। कैसी, यथार्थवादी। यथार्थवादी का मतलब, यथार्थ का मतलब होता है सच। क्या होता है, सच, मतलब सच्चाई को जैसे का तैसा दिखा देना। वो जो भी देख रहे हैं, जो सच है वैसे का वैसा ही क्या कर देते थे, लिख देते थे। तो इनकी भाषा कैसी थी, यथार्थ, मतलब इनका जो कला पक्ष में दिखाई देता है, यथार्थवादी भाषा थी इनकी, है ना। साहित्य में स्थान, उनका प्रगतिशील परंपरा के प्रमुख जन सरोकारों को आवाज़ देने वाले महत्वपूर्ण कवि के रूप में इनको माना जाता है। मतलब ये प्रगतिशील, मतलब समाज को प्रगतिशील बनाने वाले लोगों में इनकी पहचान क्या होती है, की जाती है ना, जो समाज को प्रगति के पथ पर मतलब आगे ले जा रहे हैं, है ना, पीछे नहीं धकेल रहे हैं। तो उसको मतलब उन लोगों में इनकी क्या होती है, पहचान होती है हिंदी साहित्य में, ऐसे कवियों में इनकी, है ना। इसमें क्या लिखा है साहित्य में स्थान, एक बार इससे भी देख लेते हैं। जन सामान्य की आशाओं आकांक्षाओं को वाणी प्रदान करने वाले नागार्जुन के काव्य में नव चेतना का भाव भरा है। बिना किसी भय द्वंद्व संकोच से अपनी बात को दमदारी से रखने वाले फालतू की बकवास कर रखा है, ठीक है। तुम लोग तो अपनी यही लिख के आना, ठीक है। 2 नंबर में आता है, हम लोगों ने बहुत मसाला पढ़ लिया। अगर 4 नंबर में 5 नंबर में भी पूछेगा तो हमारे पास इतना मसाला है, ठीक है। चलो फिर अपन पढ़ते हैं कल, है।